Hello everybody. So we are going to start with the chemical bonding chapter. So इस वीडियो में we are going to cover आयनिक बॉन्ड या फिर जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं वो हो जाएगा. आयनिक बॉन्ड का मेजरली सब पार्ट कवर हो जाएगा. जो फजान्स रूल इसका एक पार्ट बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा. सो ये सिर्फ एक शॉर्ट क्रिस्प लेक्चर्स रहेंगे जिससे कि नीट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि लाइक फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड we find out in which of the following compound there is a maximum ionic character, or you can say that which has the maximum which has the strongest ionic bond in it. So इसके लिए हमें सिर्फ देखना है कि हमें कंपाउंड देंगे जिसमें कैटायन और एक एनायन रहेगा. ठीक है. सो कैटायन एंड एनायन में एक मेटल रहेगा एक नॉन मेटल रहेगा. तो हमें देखना है हर एक कंपाउंड में कि किस कंपाउंड में सबसे मेटल किस में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, या फिर जो नॉन मेटल है किस में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है. सो वो कंपाउंड अपना सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा. जैसे एक एग्जांपल है इधर हमने लिखा है. तो इस एग्जांपल में पहले तो है NaCl, MgCl2, CsCl और RpCl. तो इसमें हमें देखना है कि कौन से कंपाउंड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है. सो Cl तो इसमें कॉमन है, तो मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो हम देख नहीं सकेंगे क्योंकि वी हैव द सेम एनायन, राइट. सो अपन कैटायन देखेंगे. सो Na, Mg, Cs और Rb में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इज ऑफ सीजियम, because down the group metallic character increases and left to right non metallic character increases. So इसमें से सबसे ज़्यादा metallic character is of CS, cesium. So सबसे ज़्यादा ionic character would be in CsCl. ठीक है. So यहाँ पे तो कुछ properties लिखी है जो हम we will come again to it. पहले तो यहाँ कुछ properties लिखी है जिस पे हम आएंगे बाद में, पर पहले हम देख लेते कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा. ठीक है. सो लेट अस गो टू इट. सो ओके, फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर. सो आयनाइजेशन एनर्जी जो भी होगा उस कंपाउंड में, वो मेटल की जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इट शुड बी मिनिमम टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी. या फिर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल उस कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में, शुड बी मैक्सिमम टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी. लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी मैक्सिमम टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी. एज यू नो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली कि एक आइसोलेटेड गैशियस आयन से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट से उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बेसिकली उसमें होता है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग मतलब एक आइसोलेटेड गैशियस आइटम में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, जो मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर आयनिक कंपाउंड टू बी स्टेबल. आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम टू फॉर द आयनिक कंपाउंड टू बी स्टेबल. अभी लैटिस एनर्जी क्या होता है कि लैटिस एनर्जी इज़ बेसिकली, लैटिस एनर्जी पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी इज़ बेसिकली एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन. ठीक है. सो वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. तो ये एक फेवरेबल कंडीशंस है जो कि आपको रटने हैं और इससे क्वेश्चंस आएंगे और इसका आपका आंसर अभी सही हो जाएगा. चलो, तो अभी कंडीशंस तो फेवरेबल हमने देख लिए. अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है. सो आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बेसिकली बाय, आयनिक कंपाउंड जो है ना वो उसमें जो बॉन्ड है we don't represent it by a dash between Na और Cl. हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते. NaCl को हम ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं करते. हाँ, लुईस स्ट्रक्चर में हम वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हम नहीं लिखते. उसे हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है. क्यों? क्योंकि इट्स बेसिकली अ फोर्स. आयनिक बॉन्ड में इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन फोर्स. सो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इसका कोई शेप नहीं होता. मतलब as it don't have any covalent bond in it, it don't have any shape. So shape नहीं होगा तो
कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होगा. सो वही प्रॉपर्टीज़ में भी लिखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल बिकॉज दे डोंट हैव एनी शेप. ओके, सो फिजिकल स्टेट क्या होगी उसकी? इट इज़ सॉलिड, एज फॉर एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है NaCl का वो. सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई ऑफ आयनिक कंपाउंड. ओके, कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट and they are bad conductors in solid state. Okay, these were the properties of ionic compound, and now we will go towards the. So what is lattice energy? Basically it is energy released during formation of 1 mole of ionic compound from its gaseous cations and gaseous anions, or you can like say it's a reverse कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस कैटायंस एंड गैशियस एनायंस. इसको भी हम लैटिस एनर्जी कह सकते हैं. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी को ना फाइंड करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, उसको हम एक इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम बॉर्न-हेबर साइकिल कहते हैं. सो पहली बात तो बॉर्न-हेबर साइकिल सीखने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा व्हाट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन. सो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि लाइक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल स्टेट. देखो, जब भी लैटिस एनर्जी की बात कर रहे थे ना हम, तो गैशियस स्टेट की बात कर रहे थे. इसमें से कैटायन एंड एनायन गैशियस स्टेट में इट मे बी इन द स्टेबल स्टेट और इट मे नॉट ऑल्सो. तो बट हीट ऑफ फॉर्मेशन में ना हमें उसके प्योर एंड स्टेबल स्टेट से ही करना होगा, मतलब कंपाउंड फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस लुक फॉर एन एग्जाम्पल. सो लाइक अभी आप देख सकते हो कि Na जो है यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड में है, एंड जो Cl है वो गैस में है. तो जो Na एटम, जो सोडियम एटम जो है ना, वो उसके प्योर एंड स्टेबल स्टेट में ना हमेशा सॉलिड में होता है और क्लोरीन हमेशा गैशियस में होता है. सो इससे जो कंपाउंड बनेगा NaCl, ये जो स्टेबल क्या प्योर एंड स्टेबल स्टेट्स हैं, इससे जो कंपाउंड बनेगा, इस दौरान जो हीट रिलीज़ होगी, इसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, पर लैटिस एनर्जी तो होती है कि गैशियस एनायन और गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन से बनी, से जो कंपाउंड बनेगा उससे रिलीज़ होने वाली एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. तो हमें इस सॉलिड से यहाँ पे गैशियस तक आने के लिए कुछ सर्टन प्रोसेसेस करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू लाइक क्या कि हमें सोडियम को पहले तो सॉलिड से गैस पे लाना पड़ेगा. तो उस वक्त जो एनर्जी हमें लगेगी तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी. लगने वाली है एनर्जी, तो इसके लिए वो पॉजिटिव होगी. अभी Na गैस से हमें Na उसका एनायन, उसका कैटायन बनाना है गैशियस स्टेट में. तो कैटायन बनाने के लिए अब हमें उसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? when we will apply ionization energy which is also positive. ठीक है, तो इससे सोडियम सॉलिड से हमने सोडियम गैस तक आ गए. ठीक है, मतलब कैटायन तक आ गए, विच इज़ अनस्टेबल फॉर्म. मतलब क्लोरीन तो ठीक है, खैर गैशियस वो स्टेबल है, लेकिन सोडियम का यहाँ पे वो अनस्टेबल फॉर्म है. ठीक है, ओके. पर ये जो है क्लोरीन, अभी हमें Cl2 गैशियस है, तो उससे हमें उसका एनायन बनाना है. गैशियस है तो ठीक है, गैशियस हमें अभी सब्लिमेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन Cl2 है ना, तो वी हैव टू ब्रेक इट्स बॉन्ड सो दैट वी वुड गेट अ सिंगल एटम ऑफ इट. तो उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी हैव टू यूज़ लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. पर एज इट इज़ हाफ हियर, वी हैव टू ऑल्सो यूज़ हियर हाफ. ओके, और ब्रेक मतलब एनर्जी लग रही है, सो इट वुड बी पॉजिटिव. अभी क्लोरीन हमें मिल गया गैशियस स्टेट में, सो वहाँ पे उससे हमें अभी उसका एनायन बनाना, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालना है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज़ होगी विच इज़ नेगेटिव अगेन. ठीक है, तो फाइनली वी विल गेट लाइक Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन इन इट्स गैशियस फॉर्म. एंड इससे अभी जो NaCl बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी इट वुड बी लैटिस एनर्जी. ओके, नाउ अभी कैसे, अभी हमने बोला कि इनडायरेक्ट मेथड है ये जो है ना, ये पूरा ये बॉर्न-हेबर साइकिल है. तो अभी इनडायरेक्ट मेथड है
तो इनडायरेक्ट मेथड में ना और एक लॉ यूज़ होता है कि हेस लॉ। इट सेज दैट इफ़ यू हैव मल्टीपल स्टेप्स, मतलब अभी देखो सिंगल स्टेप से हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी ये मल्टीपल स्टेप्स में से हो रहा है ना, तो मल्टीपल स्टेप्स हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन दोज स्टेप्स। तो मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा कि पूरा ये जो एनर्जी इन्वॉल्व्ड है इस पूरे बॉर्न हेबर साइकिल में उस सबका सम लिखो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू SE प्लस IE प्लस DE/2, और साइन के साथ लिखना है, ठीक है ना, एनर्जीज माइनस EA माइनस LE, ये सारे एनर्जीज़ को हमने ऐड कर दिया है। तो अभी लैटिस एनर्जी आपको निकालनी है, तो लैटिस एनर्जी को उस साइड में भेज दो, हीट ऑफ फॉर्मेशन को इस साइड पे ला दो, तो यू विल गेट द लैटिस एनर्जी। सो दिस वाज ऑल द इनडायरेक्ट मेथड जिससे कि आप लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। नाउ हम जाते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। अभी एग्ज़ाम में तो वो आएगा कि फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब किस कंपाउंड में लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकल रही है वो अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए वी हैव सम फैक्टर्स हियर, सो वी विल लुक इनटू इट। सो देखो Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, उससे लैटिस एनर्जी हम उसको, मतलब इस दौरान जो एनर्जी निकल रही है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हम Na प्लस कैटायन को Q1 मान लेंगे चार्ज को, और Cl माइनस एनायन चार्ज को Q2 मान लेंगे, ठीक है। सो जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। सो एंड एज यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ये याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। सो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ध्यान देना इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना, तो Q1 एंड Q2 के लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल रहेगा। और ये जो R² से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी Fe, तो लैटिस एनर्जी भी R² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और R² को आप डायरेक्टली साइज ऑफ आयंस भी कह सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे अपन कुछ। सो पहले तो हम ना जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस कंपाउंड में हम पहले तो साइज़ का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। फिर चार्ज का फैक्टर देखेंगे, एंड जब दोनों भी फैक्टर्स आएंगे और जो दोनों भी फैक्टर्स आने के बाद जब अगर कन्फ्यूजन हो रहा है देन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है यहाँ पे कि चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो ये हमें याद रखना है। जब भी कंफ्यूज होगा ये दो पॉइंट्स में जब भी कंफ्यूज होगा तब आपको ये याद रखना है कि चार्ज इज़ ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। सो वी हैव दिस क्वेश्चन हियर। सो क्वेश्चन ऐसा है कि गिव लैटिस एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखना बस कि क्या करना है, हमें वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी दिए हैं हमने उससे चलना है कि लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइज़ का फैक्टर देखना है, देन आपको चार्ज का फैक्टर देखना है, और जब भी दोनों मतलब प्रायोरिटी वाइज चलो, ठीक है ना। और जब भी दोनों में कंफ्यूज होगा ऑर्डर में तो आप चार्जेस डोमिनेटिंग फैक्टर देखोगे। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आता है अपने पास NF MgF2 और AlF3। सो आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो यू कैन जस्ट लाइक क्रॉस चेक योर आंसर्स, ओके। तो NF MgF2 और AlF3, तो देखो इसमें ना F कॉमन है, anion इज कॉमन, सो लुक फॉर द कैटायन पार्ट। सो कैटायन पार्ट में हमें पहले तो अभी देखना है भी साइज फैक्टर। तो साइज फैक्टर देखो एज दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड उनकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, क्योंकि Na Mg एंड Al वो आजू बाजू में ही है, वो पास पास ही है, तो उनकी साइज़ आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली, ओके। सो साइज़ का इतना फैक्टर उसे अफेक्ट नहीं करेगा। सो हम अभी चार्ज के ऊपर आते हैं। अभी साइज़ तो कट गया, अभी हमें चार्ज के ऊपर आना है। तो देखो Na पे प्लस चार्ज है, Na प्लस Mg+2 Al+3, ठीक है।
किसी भी आप एक के ऊपर का चार्ज देख सकते हो, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो प्लस है, +1 +2 +3, तो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लैटिस एनर्जी, तो Al के डायरेक्टली, फिर Al ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा देन Mg और देन Na, इसलिए ऑर्डर ये आएगी, ठीक है। सो लेट अस गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लैटिस एनर्जी AlF3 में ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो again I'll request you all to pause the video and solve by your own and then just cross check your answers, ठीक है। सो अभी हम सॉल्व करेंगे। सो ओके, यहाँ पे जो था Li2O और Li3N दिया है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल गो टूवर्ड बाय द साइज। तो Li2O और Li3N में Li तो कॉमन है, तो O और N की साइज़ भी अप्रॉक्सीमेट बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो अभी हमें देखना होगा चार्ज। तो इस पर फर्स्ट Li2O में चार्ज होगा +2 और यहाँ पे +3, ठीक है। तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी एज वी ऑल नो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयन्स है। तो ठीक है, तो ये ऑर्डर अपनी आ गई। सो लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ NaCl एंड KCl। I hope you have paused and you have solved. Let us look at the answers. So okay, NaCl and KCl. ClCl is common. So let us go. जो भी कॉमन है ना उसको छोड़ दो, जो बचा है ना उसके बारे में सोचो, ठीक है ना। तो Na और K में Na और K में K की साइज़ ज़्यादा है और Na की साइज़ छोटी है। सो जो साइज़ बड़ी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एज वी ऑल नो। लुक एट हियर, लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयंस, तो इसलिए Na की साइज़ छोटी है, इसलिए उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है दैन KCl। ओके, नाउ दिस इज़ द स्टार क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू हैव पॉज्ड एंड सॉल्व्ड। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। ओके, तो भी इसमें ना अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग चले ना, तो देखो साइज़ के अकॉर्डिंग चले तो Na और Mg तो अप्रॉक्सेम है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सॉरी सेम पीरियड, सो उनकी साइज़ तो सेम ही है। अगर हम अभी एनायन की साइज़ देखें तो Cl की ज़्यादा और F की, तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो NF शुड बी ग्रेटर देन MgCl2, बट हम अगर चार्ज के बेसिस पे देखें तो MgCl2 शुड बी ग्रेटर देन NF बिकॉज यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे +1 चार्ज है। बट एज वी ऑल नो कि चार्ज इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर, इसलिए ये ऑर्डर ना होके ये ऑर्डर होगी। सो थैंक यू एवरीबडी, आज इस वीडियो के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो टूवर्ड्स द फजांस रूल। थैंक यू ऑल।